तो ठीक है, ओवर टू यू डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया आपका। हमारी एक इससे पहले हुई थी, जनाब में बड़ा इंटरेस्ट लोगों का जनरेट हुआ था, इश्तियाक साहब की गुफ्तगू थी। तो उन्होंने जो कि शुरू आपकी किताब के रेफरेंस से किया था, और बाद में डिबेट बड़ी जनरेट हुई, तो साजिद साहब ने आपको इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारा भी दिल था कि बहुत सी जो लोगों का इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, तो चलें इस पे मजीद पर्सपेक्टिव जो है कि और आना चाहिए। जिस पर्सपेक्टिव में काउंटर पर्सपेक्टिव आया था, तो हम ओरिजिनल पर्सपेक्टिव की तरफ तो जाएं कि वो क्या था। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। बहुत मेहरबानी शाहिद साहब, आपकी मुकालमा की पूरी टीम की कि आप लोगों ने मुझे मौका फराहम किया कि मैं यहाँ पर बोल सकूँ। डॉक्टर साहब की नशस्त में मैं मौजूद नहीं था, तो इसलिए उस पर तो मैं ज़्यादा वो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा अपना कुछ जो ओपिनियन है जिना के बारे में, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं इस चीज़ पर बात करूं कि जिना कौन थे और उन्होंने क्या किया, उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी, मेरा ये ख्याल है कि पहले एक बुनियादी सवाल है जो कि हमें यहाँ एड्रेस कर लेना चाहिए। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो ये पाकिस्तान के अंदर रहकर ये सवाल ही पैदा नहीं होता था कि कोई शख्स भी जिना पर क्वेश्चन कर सके। वो मेरे ख्याल से एक ऐसी पर्सनालिटी थे कि तकरीबन तमाम लोग पाकिस्तान के या कम से कम जो हमारे सर्कल्स जिनमें हम मूव करते थे उसमें वो बहुत पसंद किए जाते थे और उनके बारे में हमेशा अच्छे ही अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन जब थोड़ा सा एक्सपोजर मिला और दुनिया को जाकर देखा, तो वो जो हमारा एक बुत बना हुआ था जिना के बारे में कि वो बहुत ही एक कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिनमें कोई खामी नहीं हो सकती, वो बुत थोड़ा सा टूटना शुरू हुआ। क्योंकि हमने जब दुनिया को देखा तो जो हमारा ख्याल था कि हर कोई उनकी तारीफ कर रहा होगा और हर कोई कह रहा होगा कि दुनिया की तारीख में जो कंट्रीब्यूशन जिन्ना ने दे दी है वो कंट्रीब्यूशन शायद ही कोई सी और पर्सनालिटी ने दी हो। लेकिन जब हम बाहर निकले तो जो एकेडमिक वर्ल्ड भी थी और जो वर्ल्ड एट लार्ज भी थी उसमें हमें कोई बहुत ज्यादा जिन्ना की बात करता हुआ बंदा भी नजर नहीं आया। और जहां बात हुई वहां क्रिटिसिज्म भी हो रहा था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि ये जो ट्रेंड था ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा प्रिवेल करने लग पड़ा। और आहिस्ता आहिस्ता ये देखा कि पाकिस्तान में बहुत से लोग उस आर्ग्यूमेंट को बाय करने लग पड़े। और खास तौर पर अभी ऑफ लेट हमने ये चीज गौर करें अगर तो हमें नजर आती है कि जो हमारा यूथ है खास तौर पर वो कुछ बहुत ज्यादा जिना की पर्सनैलिटी से मुतासर नहीं है। वो क्वेश्चन कर रहा है बहुत सी चीजों पर, जिना के कैरेक्टर पर भी, जिना की पर्सनैलिटी पर भी, जिना की मेथोडोलॉजी पर भी। और यहाँ तक कि हमें ये नजर आता है कि अब तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी होना शुरू हो गया है कि क्या क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन इटसेल्फ कोई ब्लंडर तो नहीं था जो जिना ने कमिट किया है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अब मतलब मैं समझता हूँ कि बहस शुरू करने से पहले जो पहली चीज हमें सोचने की जरूरत है वो ये है कि जो सवाल यहाँ पैदा होता है वो ये है कि ये क्यों है। क्या इसकी वजह यह है कि इन लोगों ने जो ये सारी बातें कर रहे हैं उन्होंने जिना को पढ़ा ही नहीं है, उन्होंने जिना को जानने की कोशिश ही नहीं की और लैक ऑफ नॉलेज इस चीज का सबब बना है। या दूसरी इसकी वजह यूं है कि जो हैं वो खुद जिना के अंदर और जिना के आइडियाज में और जिना की पर्सनालिटी में कुछ फ्लॉज हैं जो कि हमने छुपा रखे थे, जिनका हम जिक्र करने के लिए तैयार नहीं हैं और हम उनके ऊपर बहस करने या बात करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। तो मैंने जब जिना को एज अ टॉपिक ऑफ रिसर्च लिया तो मेरे जहन में जो बुनियादी सवाल थे वो यही थे कि हमें ये देखना है कि इसकी वजह क्या है। और मैं फिर ये कहूंगा कि जिना की पर्सनैलिटी पर जाने से पहले, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस पर जाने से पहले, उनकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस पर जाने से पहले
मैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने इस सारी चीज का जो एक जो मेरी फाइंडिंग्स हैं कि ये सब कुछ क्यों है और क्यों दुनिया जिन्ना को कोई बहुत ज्यादा स्पेस नहीं दे रही है, और क्यों पाकिस्तान के अंदर भी एक खास मतलब एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, और खास तौर पे पढ़े लिखे लोगों में एक ऐसा तबका है जो जिन्ना को इंपॉर्टेंस देने के लिए तैयार नहीं, या इंपॉर्टेंस उनका एक नेगेटिव रोल प्रेजेंट करता है। अब इस सारे मामलात में मेरे कोई 4-5 चीजें हैं जो मेरे जहन में आई, जिसको मैं समझता हूं कि हमें देखने की, जो जो मेरे मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसा है कि जिसकी वजह से जिन्ना की ऐसी पर्सनैलिटी और जिन्ना का ऐसा एक वो सारा सिस्टम पाकिस्तान में बना। सबसे पहली वजह तो मुझे ये लगती है वो हमारी टेक्स्ट बुक्स है। होता यह है कि जब हमने शुरू किया इस सारे मामले को और हमने जिन्ना को पढ़ाना शुरू किया और पाकिस्तान में पहली दफा हमने जिन्ना की बात करनी शुरू की, तो वो हमारा ओरिएंटेशन जिन्ना की जो होती है वो एक टेक्स्ट बुक से होती है, जो कि हमारे निसाब में हमें बिल्कुल अर्ली लेवल से पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। और उस निसाब में जिस जिन्ना को प्रेजेंट किया जाता है वो हजरत कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह है, और एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि शायद बिल्कुल भी जिसको हमने सुपर ह्यूमन बनाकर प्रेजेंट किया है, जिसमें कोई फ्लॉ नहीं है, जिसमें किसी किस्म की किसी खराबी की गुंजाइश नहीं है। मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री कोई भी इंडिविजुअल जो है वो सुपर ह्यूमन नहीं हो सकता। हर इंडिविजुअल में खराबियां मौजूद होती हैं, उसमें कोताहियां मौजूद होती हैं, उसमें कमियां मौजूद होती हैं। और हमने जो ये एक पर्सपेक्टिव बना लिया है ना, हमारे यहाँ पर मुल्क में एक ख्याल ये है कि चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखा जा सकता है। ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें नहीं देखी जा सकती। जो हिस्ट्री होती है, जो सोशल साइंसेज होती हैं, इनमें एक ग्रे एरिया, ग्रे जोन बहुत ज्यादा मौजूद होता है। जब तक हम उस ग्रे जोन को एक्सप्लोर करने की कोशिश ना करें तब तक हम उन चीजों को ठीक तरीके से समझ नहीं पा सकते। हमने उस ग्रे जोन को, उस पर्सपेक्टिव वाले फेज को बंद कर दिया और एक खास सिर्फ पॉजिटिव्स 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 के हिसाब से, एक सुपर ह्यूमन के हिसाब से जिन्ना को प्रेजेंट करने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये निकला कि जब एक्सपोजर मिला लिटरेचर के साथ हमारी यूथ को, जब उनको अदर अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स उनको नजर आए, तो वो एकदम से उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने कहा, और ये तो नजर आ ही रहा था, तकरीबन समझ आ गई थी कि टेक्स्ट बुक जो है वो खास एक पर्सपेक्टिव से बल्कि एक ऑब्जेक्टिव सामने रख कर लिखी गई है। तो फिर उन्होंने ये समझना शुरू कर दिया कि शायद ये जो अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव हमें नजर आ रहा है ये ही करेक्ट पर्सपेक्टिव है। जो कुछ भी एंटी जिन्ना बात सामने आई, ये अब तो मैं, अगर मुझे इजाजत दीजिए तो मैं ये अल्फाज भी इस्तेमाल करना चाहूंगा। मैं कहूंगा कि ये हमने एक फैशन बन चुका हुआ है कि आप ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं पाकिस्तान के अंदर अगर आप जिन्ना को क्रिटिसाइज करते हैं। अगर आप जिन्ना को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ कुछ खामी है, आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स मौजूद है। सो मैं ये समझता हूं कि जो मैंने एकेडमिकली जिन्ना को एक्सप्लोर किया, जिन्ना में खूबियां भी बहुत मौजूद हैं और बहुत अच्छी खूबियां मौजूद हैं, जिन्ना में शॉर्टकमिंग्स भी मौजूद हैं, उन्होंने गलतियां भी की हैं। वो कोई परफेक्ट इंसान नहीं है, वो अपनी मिस्टेक्स के साथ रहना चाहते हैं। और मैं भी जो बातें आपको बताना चाहूंगा, जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो मेरा पर्सपेक्टिव है। वो कोई, मैं ये नहीं कह सकता कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वही फाइनल है जिन्ना के बारे में। अदर पर्सपेक्टिव्स भी मौजूद हैं और उनके पास भी अपना। तो मैं इस बात शुरू करने से पहले ये कहूंगा कि यू हैव एवरी राइट टू डिसएग्री विद माय ओपिनियन। हाँ, जहां तक फैक्ट्स का ताल्लुक है, मैं पूरी कोशिश ये करूंगा कि फैक्ट्स आपके साथ ठीक तरीके से बयान किए जाएं, लेकिन पर्सपेक्टिव्स में डिफरेंस आ सकता है।
अच्छा, दूसरा जो मसला मुझे नजर आता है हमारे इस सारे गेम में, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के अंदर रिसर्च कल्चर नहीं है। और ये सिर्फ जिना के बारे में नहीं है, ये किसी भी चीज के बारे में है। हम अगर इजाजत दें तो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, वो कहते हैं कि हम सुन्नी मुसलमान हैं। ये सुन्नी, वो शिया सुन्नी वाले सुन्नी नहीं है, ये सुने सुनाई बात को मानने वाले सुन्नी मुसलमान हैं। हमने जो सुनते हैं हम उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। मुझे वालिद साहब ने बताया जिना अच्छे थे, मैंने कहा जिना बहुत अच्छे थे। मुझे उस्ताद ने बताया जिना ठीक नहीं थे, मैंने कहा जिना ठीक नहीं थे। मतलब हमने रिसर्च के थ्रू एक्सप्लोर नहीं किया है। पाकिस्तान में जिस तरीके से जिना पर रिसर्च होनी चाहिए थी उस तरीके से जिना पर रिसर्च नहीं हुई। चंद सिर्फ एकेडमिकली लिखी हुई किताबें मौजूद हैं आज तक, और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में रिसर्च जिना पे, मतलब मैं हैरान होता हूं कि मैं जिस क्लास रूम में भी जाता हूं, बच्चे पहला सवाल ये पूछते हैं, सर पाकिस्तान में जिना पर रिसर्च करना बैन है, कोई ममानियत है? भाई अगर ममानियत है तो मेरी पीएचडी भी गई, मेरे उस्ताद सिकंदर हयात साहब की पीएचडी भी गई, मेरा स्टूडेंट जिसको मैंने पीएचडी कराई है डॉक्टर शहजाद कैसर, उसकी पीएचडी भी गई। हमने तो जना पर ही पीएचडी की है। सो ये जो एक सोच है ना कि ओ जी इस पर इसको ये नोगो एरिया है, जिना नोगो एरिया नहीं है। जिना पर रिसर्च करें, रिसर्च करके एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, एंड ओनली देन वी विल फाइंड कि उन वो पॉजिटिव अल्टीमेटली हम रिजल्ट निकाल सकते हैं या नेगेटिव रिजल्ट निकालेंगे। मतलब मेरे ख्याल से मुश्किल से उंगलियों पे गिनी जा सकती हैं जो एकेडमिक किताबें पाकिस्तान में जिना पर लिखी गई हैं, और जो उनमें से अच्छी किताबें हैं वो उससे भी कम है। वरना किताबें तो सैकड़ों हजारों लिखी गई हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो सारी की सारी उनकी सिर्फ तारीफों में, मेरा वो माय लीडर एंड एज आई न्यू हिम, और मतलब वो सारी की सारी जो उनके साथ एक वो जी अलाना साहब की, मतलब ये सारी किताबें वो हैं जो कि उनकी सिर्फ तारीफों के तौर पर लिखी गई हैं, एकेडमिक तरीके से नहीं लिखी गई। तो मेरा ख्याल है कि जिन्ना को एकेडमिकली एक्सप्लोर करें, आप लोगों को ये जो कंफ्यूजन है ना कि वो अच्छा था या बुरा था, वो ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तीसरा मसला जो हमारे यहाँ पर मौजूद है, मुझे अगर इजाजत दें तो मैं कहूँगा कि हम बुनियादी तौर पर बॉलीवुड से बहुत ज्यादा मुतासिर हैं, और हम हिस्ट्री को देखते हैं हीरोज और विलन्स के पर्सपेक्टिव में। अगर एक तरफ हीरो खड़ा हो गया है तो उसके मुकाबले में दूसरी तरफ जो भी आएगा वो विलन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर गांधी को मैं एडमायर करता हूं तो इसका मतलब है कि जिन्ना एक बुरा इंसान था, और अगर मैं जिन्ना को एडमायर करता हूं तो गांधी यकीनन एक बुरा इंसान बनकर सामने आएगा। मैं बीइंग अ रिसर्चर या एक स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री ये समझता हूं कि मैंने जिन्ना पर भी रिसर्च किया और खासी किया, और गांधी पर रिसर्च की भी है और सुपरवाइज भी की है। मैंने गांधी पर कई थीसिस कराए हैं जो कि पाकिस्तान में शायद इतने ज्यादा किसी और ने काम नहीं करवाया हो। एमफिल लेवल पर मैंने खासा काम गांधी पर करवाया है, और गांधी को जानने का मैं आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ गांधी। बट गांधी का एडमायरर बनने का मतलब ये नहीं है कि मुझे ऑटोमेटिकली जिन्ना से नफरत हो जाएगी। गांधी का पर्सपेक्टिव और है, और वो अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से एक अजीम इंसान है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई सेकंड ओपिनियन नहीं। बट अगर जिन्ना उसके मुकाबले में खड़ा होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्ना कोई बुरा हो गया या जिन्ना के कुछ प्रॉब्लम्स आ गए। इसी तरह से जो अगला मुझे एक और बहुत बड़ी वजह मिलती है कि जिन्ना की क्रिटिसिज्म पर हम बहुत अच्छे तरीके से उसकी क्रिटिसिज्म को एडमायर करते हैं और उसको हम वो करने की कोशिश करते हैं। उसकी बुनियादी वजह एक जो और है वो ये है कि जो आजकल की पाकिस्तान की कंडीशन है, आज डेफिनेटली पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है वो आइडियल कहना तो बहुत दूर की बात। मेरे ख्याल से हम अब वो पुराना थीसिस हम पहले डिबेट किया करते थे कि आर वी अ फेल्ड स्टेट और नॉट, लेकिन आज ये खासे हद तक नजर आ रहा है कि अगर हम फेल्ड स्टेट नहीं भी हैं तो हम कम से कम फेलियर के बिल्कुल करीब जरूर मौजूद हैं। अब इस फेल्ड स्टेट की जिम्मेदारी किस पर आती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम हमारे यहाँ पर यूथ का ये और जो एक पर्सपेक्टिव बयान किया जा रहा है, और यूथ ने बहुत अच्छे तरीके से उसे बाय कर लिया है कि फाउंडेशंस में प्रॉब्लम है, इनिशियल स्टेजेस से प्रॉब्लम है। इस ये जो स्टेट आज जिस जगह पर पहुंची है उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसकी क्रिएशन ही ठीक नहीं हुई। मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत है। हमने पाकिस्तान की क्रिएशन के वक्त प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं की,
पोस्ट इंडिपेंडेंस पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। और मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से जहां पर प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं वो है 1951, जब ये ट्राइका जो आपका है, गुलाम मोहम्मद, अयूब खान और सिकंदर मिर्जा साहब, जहां से इस्टेब्लिशमेंट का टेक ओवर होता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। पाकिस्तान की खराबियों की जड़ वहां से होती है। हम ये आज तक ये गिनते हैं कि जी पिछले 77 साल से, पिछले 76 साल से पाकिस्तान की खराबियां। आई एम सॉरी, मैं अगर काउंट करूं तो पहले 4 साल को निकालने के, आई एम नॉट सेइंग कि पहले 4 साल कोई आइडियल वक्त था, बिल्कुल आइडियल वक्त नहीं था, लेकिन हम ट्रैक पे चढ़ने की कोशिश जरूर करते रहते। उसमें बहुत खराबियां थी, उसमें भी प्रॉब्लम्स थी, बट जो असल प्रॉब्लम्स की जो जड़ है हमारे मुल्क में, वो 1951 में गुलाम मोहम्मद साहब का टेक ओवर करना है, और वो सिकंदर मिर्जा साहब और अयूब खान साहब की मदद के साथ वो सारा काम कर रहे हैं। तो इस सारी चीज का ब्लेम भी हमने जिना पर देने की कोशिश की है। और आखिरी वजह जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जिना को शायद वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल सकी जिसकी जो वो डिजर्व करते थे, वो बुनियादी तौर पर ये है कि वो मेन स्ट्रीम से हटकर ऑपरेट किया है। एक बात याद रखें कि जिस इराक में हम बात कर रहे हैं, जब पाकिस्तान की आज़ादी है, फ्रीडम मूवमेंट अपने अरूज पर है, तो दुनिया में एक ही कॉन्सेप्ट प्रिवेल कर रहा है, एक ही आइडियोलॉजी प्रिवेल कर रही है, एक ही वो कर रहे हैं, टेरिटोरियल नेशनलिज्म का दौरा है। जितनी भी कॉलोनलाइज्ड कंट्रीज, कॉलोनलाइज्ड पीपल आज़ादी की जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जो बेसिस हैं, जिसके ऊपर, जिस बुनियाद के ऊपर वो अपनी आज़ादी की कोशिश कर रहे हैं, वो टेरिटोरियल नेशनलिज्म की बेसिस पर करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान इज परहैप्स वन ऑफ द रेयर एग्जांपल, रादर आई वुड से कि इट वाज द ओनली कंट्री जिसमें उस वक्त उस मेन स्ट्रीम को तोड़ा है, क्योंकि अगर टेरिटोरियल नेशनलिज्म की बुनियाद पर इंडिया की आज़ादी की जंग लड़ी जाती तो इंडिया फॉर इंडियंस होता, वो इंडियन नेशनलिज्म के प्लेटफॉर्म से लड़ी जाती। और जिन्ना ने जो अल्टीमेटली क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ लेकर गए हैं, वो टेरिटोरियल नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को चैलेंज करते हुए मुस्लिम नेशनलिज्म के पर्सपेक्टिव से ले जाने की कोशिश की है। और वेस्ट में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो आज की वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो ये समझते हैं कि जो कुछ हमारी तरफ से आया है वो परफेक्ट है और उसको चैलेंज करने की शायद गुंजाइश नहीं है। लेकिन जिन्ना ने, मैं ये समझता हूं कि उस पूरी चीज को चैलेंज करने की कोशिश की है, और वही ये एक मेजर वजह बनी है जिसकी वजह से जिन्ना को वो स्पेस नहीं मिल सकी है जो कि उन्हें अदरवाइज मिलनी चाहिए थी। जिन्ना की जिंदगी की तरफ आते हुए मैंने ऑलरेडी मेरे ख्याल से खासा टाइम कंज्यूम कर लिया इन शुरू की बातों में, लेकिन मेरे ख्याल से ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी, और इनके ऊपर बेस करके जिन्ना के बारे में पढ़ कुछ भी सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है, किसी किताब से भी पढ़ सकता है, लेकिन ये 4-5 पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। मैं ये समझता हूं कि जिन्ना की पर्सनैलिटी को समझने से पहले हमें इन 4 पॉइंट्स को पर गौर करने की बहुत सख्त जरूरत है। अब आते हैं जिन्ना की लाइफ पर। मेरे नजदीक जिन्ना की लाइफ में जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसे 4 डिफरेंट हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इन चारों के चारों फेज में या इन चारों के चारों कंपोनेंट्स में जिन्ना एक सक्सेसफुल बंदा बनकर इमर्ज करता है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो उनकी पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो है उनका रोल एज अ लॉयर, क्योंकि उन्होंने अपना प्रोफेशनल लाइफ एज अ लॉयर स्टार्ट की थी। और हम ये देखते हैं कि शुरू में वो कराची में उन्होंने 1 आध साल प्रैक्टिस करने की कोशिश की, बट कराची की प्रैक्टिस जब मतलब कराची में ही सून रियलाइज कि कराची एक छोटी सी जगह है और उसे बड़ी जगह की जरूरत है, और वो 1 साल के बाद ही बॉम्बे शिफ्ट हो गए। और बॉम्बे में आने के बाद उस बंदे ने बिल्कुल स्क्रैच से अपनी जगह बनाई, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो ही बिकेम वन ऑफ द लीडिंग लॉयर्स ऑफ हिज टाइम, दोनों एतबार से। एक प्रोफेशनली लोग उनकी वो भी करते थे, और पैसा कमाने, क्योंकि लॉ एक ऐसा प्रोफेशन था जिससे पैसे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है। 1912 में, दैट इज फ्यू इयर्स आफ्टर एंटरिंग दैट फील्ड, उन्होंने 1,25,000 का साउथ कोर्ट बॉम्बे में उस जमाने में घर खरीदा था। तो इसका मतलब है कि प्रैक्टिस चल ही रही थी ना, और बहुत अच्छी चल रही थी, तभी ये करने किया था ना। 1936-37 में तो हम जाकर देखते हैं वो
मतलब जिस 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 रेट पर वो प्रैक्टिस करते हैं, 1500 रुपया डेली वो चार्ज करते हैं। उनके वो चार्ज करना उस वक्त से शुरू होता है जब वो बॉम्बे से निकलते हैं। अगर ट्रेन में बैठ जाएं तो वो मीटर चल पड़ता था। अब सवाल ये है कि उस जमाने में 1500, मतलब मुझे मेरे वालिद साहब ने अपना करियर एज ए लेक्चरर शुरू किया। आप तो सब मेरे साथ कॉन्टेक्स्ट समझ लेंगे, 1950s में जाकर, मिड 50s में जाकर। तो वो उस वक्त बताते थे कि उनकी एज ए लेक्चरर तनख्वाह 298 रुपए पर मंथ होती थी। 298 रुपए 50s में जाकर लेक्चरर की तनख्वाह होती थी, और वो 1500 रुपया दिन का 1930s में वो बंदा कमा रहा है। तो इसका मतलब है कि उनको वो उसमें एक चीज है। तो ये कोई नहीं कह सकता कि वो एक सक्सेसफुल लॉयर नहीं थे। दूसरी जो स्टेज थी वो इंडियन नेशनलिस्ट की थी। पॉलिटिक्स में जो उनकी एंट्रेंस थी वो एज एन इंडियन नेशनलिस्ट हुई, और उन्होंने बुनियादी तौर पर शुरू में उसी इस पे काम किया। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। मैंने अपने ख्याल था कि मैं इसके सारा आपके साथ बैकग्राउंड डिस्कस करूंगा, लेकिन पॉइंट ये कि उसकी कल्मिनेशन कहाँ है। इंडियन नेशनलिस्ट की हैसियत से लखनऊ पैक्ट साइन करवाना जिन्ना की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं ये समझता हूं कि जो उनका वो एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो उनको टाइटल दिया था सर जेनो नेडो ने, वो 100% करेक्ट इसलिए है कि दोनों कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को एक प्लेटफॉर्म पर लाना और उनके थ्रू जॉइंट डिमांड्स प्रेजेंट करवाना ब्रिटिश के सामने, ये क्रेडिट शायद किसी और के क्रेडिट में ये बात नहीं जाती है। ये बात सिर्फ और सिर्फ जिन्ना के क्रेडिट में जाती है कि वो ये काम करने में कामयाब हुए। यहाँ पर क्वेश्चन किया जा सकता है कि गांधी ने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान और खिलाफत मूवमेंट के दौरान मुसलमानों और हिंदुओं को इकट्ठा किया और एक प्लेटफॉर्म पर लेकर चले और सब कुछ किया। लेकिन मेरे ख्याल से वो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट, और खासतौर पर खिलाफत मूवमेंट का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मिलना, वो रिलीजियस सिंबल्स को इस्तेमाल करके और उसके हिसाब से करके, जो जिन्ना का लखनऊ पैक्ट है वो इंडियंस की यकजहती के लिए, वो इंडियंस को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात है जो शायद कोई और नहीं कर सका। और मुझे ये लगता है मेरे जाती तौर पे ख्याल के मुताबिक जो जो इंडियन नेशनलिस्ट है जिन्ना में, वो बहुत देर तक जिंदा रहा। वो आहिस्ता 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 उससे मायूसी की तरफ गए, और इवन जब वो इंग्लैंड से वापस आए हैं सेल्फ एग्जाइल करके 1934 में, 35 में एक्चुअली वापस आए, 34 में 2-3 चक्कर लगाए, 35 में जब वापस आए हैं, उस वक्त भी जो उनके अंदर का इंडियन नेशनलिस्ट है वो जिंदा था और वो उसको लेकर चल रहे थे। लेकिन खैर ये उन्होंने अंडरस्टैंड कर लिया था कि इंडिया को एक नए फॉर्मूले की जरूरत है। थर्ड फेज उनकी लाइफ का जो मैं समझता हूँ ये है कि लीडर ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट की हैसियत से उनको हम देखते हैं। और ये अगर कहीं हमें क्वेश्चन आंसर सेशन में मौका मिला तो मैं इस पर जरूर बहस करूंगा। मेरा ख्याल था कि मैं इस पर ज्यादा बहस करूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान है, जो मुस्लिम नेशनलिज्म का स्लोगन लेकर, एक सेपरेट स्टेट का स्लोगन लेकर, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, ये ब्रिटिश सोच के भी खिलाफ है। ब्रिटिश यूनाइटेड इंडिया चाहते थे टिल वेरी लेट। और इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको सिर्फ ये दे सकता हूं कि जब माउंट बेटन को अपॉइंट किया गया लास्ट फेज पर एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रांसफर ऑफ पावर को, तो जो एटली ने 18 मार्च 1947 को माउंट बेटन को खत लिखा हुआ है जिसपे उसे इंस्ट्रक्शंस दिए कि उसने जाकर क्या करना है, वो खत प्लीज पढ़ लें। उस खत में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको यूनाइटेड इंडिया मेंटेन करना है हर कीमत पर। सो 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 ये एक बड़ा मुश्किल फेज था जहां कांग्रेस भी पार्टीशन को अपोज कर रही है, जहां जो है वो ब्रिटिश भी कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है उस अलहदा मुमलिकत की क्रिएशन से, और जिन्ना फिर एक दफा कामयाब होकर इमर्ज करते हैं और वो जो है वो पाकिस्तान वो जो एज अ मुस्लिम नेशनलिस्ट अपनी तीसरी कामयाबी दिखाते हैं।
चौथी कामयाबी, मेरा काम, मेरी किताब बुनियादी तौर पर अगर कभी आपको मौका मिले तो जिनास पाकिस्तान के टाइटल से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी है, चैलेंजेस एंड फॉर्मेशन एंड चैलेंजेस ऑफ अ स्टेट, उसका सब टाइटल है। उसमें मेरा बेसिक आर्ग्यूमेंट यही है कि दुनिया की तारीख में कोई भी मुमलिकत ऐसी नहीं है जो अपनी क्रिएशन के वक्त इतनी प्रॉब्लम्स फेस करे जितनी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान ने फेस की हैं। और मैं ये समझता हूं कि उस वक्त जो चैलेंज था वो सर्वाइवल ऑफ द स्टेट का चैलेंज था, और पाकिस्तान के इस सर्वाइवल के चैलेंज में मुझे ये लगता है कि जिन्ना बहुत अच्छी तरीके से कामयाब हुए हैं। और शुरू में प्रैक्टिकली 8-9 महीने उन्होंने काम किया, उसके बाद बीमार थे। उस 8-9 महीने में कम से कम वो जो ये था कि क्या पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस बरकरार रहेगी, क्या पाकिस्तान सरवाइव कर सकेगा। मुझे ये लगता है कि कम से कम उस फेज से पाकिस्तान को बाहर निकालने में कामयाब हो गए, और ये चौथी बड़ी सक्सेस है जो उनकी थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी सक्सेस जिन्ना को क्यों मिली। शायद साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मुझे सिर्फ 5 मिनट शायद एक्स्ट्रा मैं अपने 30 मिनट से ले सकूं, ऐसा हो सकेगा? इट्स ओके सर, कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इसे जल्द से जल्द करूं, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं, कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। अब मेरा सवाल जो अगला जो मेरे जहन में आता है और जिसको मैं देखना चाहता हूँ वो ये है कि जिन्ना कामयाब क्यों हुए, उनकी वजह कामयाबी क्या थी। कि ये तो मैंने मेरे मेरे नजदीक ये है कि चारों फेजेस में या चारों मराहिल पर जहां पर उन्होंने कोई चैलेंज वो लिया वो वहां कामयाब होते हैं। उसकी वजह क्या थी? सबसे पहली बात तो ये है कि वो एक मैन ऑफ कैरेक्टर थे। वो बहुत क्लियर थे, वो मेरिट पर ऑपरेट करना चाहते थे। वो ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, इनकरप्टेबिलिटी की उनकी बातें उनके ओपोनेंट्स भी करते रहे हैं। उनके ओपोनेंट्स के मैं बहुत से आपको ऐसे बयान दे सकता हूं जहां वो कहते हैं कि यस वी डिसएग्री विद हिम ऑन सर्टेन पॉइंट्स, लेकिन वो उसकी इंटेग्रिटी को हम चैलेंज नहीं करते, उसकी इनकरप्टेबिलिटी को हम चैलेंज नहीं करते हैं। मैं जो हिंदू मेंबर्स थे बॉम्बे बार के, उनके बारे में मैं पढ़ रहा था, और वो हर जगह पर ये कहते हैं कि वो कहते हैं कि उसने ही ऑलवेज upheld the high traditions of the bar। जो बार की वो उन चीजों से कभी भी बिलो द बेल्ट उस बंदे ने कभी हिट नहीं किया है। वो कभी भी पर्सनल बाइसेस पर आकर ऑपरेट करने की कोशिश नहीं करता रहा। मैं एक छोटी सी उसकी मिसाल आपको ये देना चाहता हूँ कि अगर हम जो जो स्टेट्स के, प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स थे, हम उनको देखें तो हमें नजर आता है कि निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ जिन्ना की दोस्ती थी, नवाब ऑफ रामपुर के साथ, भावलपुर के साथ, खान ऑफ कलात के साथ, इन सब के साथ उनकी पर्सनल दोस्ती थी। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप को सबसे अच्छा रूलर कौन सा लगता है, तो उन्होंने बड़ौदा और भोपाल के रूलर्स की तारीफ की। मतलब उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा दोस्त ये है तो मैं उसकी ज्यादा तारीफ करूंगा, जो मेरिट पर बेहतर लगता था उसकी तारीफ करने की कोशिश की। और दूसरी बात ये है कि जब उन्होंने ना लॉ को ओबे करने की हमेशा कोशिश की, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वो मैं उनके एक अगले उसमें भी जरा इसका जिक्र कर दूंगा जब मैं उसकी एज ए कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट उनकी बात करता हूँ। दूसरी उनकी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि वो चैलेंजेस लेने के लिए तैयार थे हमेशा। एक बड़े लीडर के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो चैलेंज ले, और ये चीज हमने उनकी बचपन से देखने की शुरू की। वो अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े थे, और सिर्फ 15 साल का बच्चा था जिस वक्त बाप का बिजनेस खराब हुआ। ही वॉज द वन जिसने चैलेंज कबूल किया। उन्होंने जाकर वहां पर वो जो इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप जिसके लिए इंग्लैंड जाने का फैसला किया, सो वो बुनियादी तौर पर एक जो फैमिली को प्रॉब्लम आई थी उस चैलेंज को कबूल करने की चीज है। इंग्लैंड जाने के बाद लंबी बात फिर वो हो जाती है, लेकिन इंग्लैंड जाने के बाद जब उन्होंने फैसला किया कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, और वो दाखिला लेने के लिए गए इंस ऑफ कोर्ट स्कूल ऑफ लॉ में, तो वहां पर 3 चीजों का टेस्ट देना जरूरी था: इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश हिस्ट्री और लैटिन। अब इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश हिस्ट्री का टेस्ट तो उन्होंने तैयारी की, मेहनत की, उस चैलेंज को कबूल किया, बट लैटिन सीखना इतना आसान नहीं था एट दैट टाइम। चैलेंज को वो उस बंदे ने ही प्लीडेड हिज केस एज अ यंग किड, जो कि शायद मैट्रिक पास भी नहीं था। उसने वहां स्कूल वालों के साथ केस प्लीड किया कि मुझे
इंडिया की ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस आती हैं, लैटिन इज योर ट्रेडिशनल लैंग्वेज, मुझे इसकी एग्जाम्पशन दी जाए। सो वो एक है ना अंदर से हिम्मत नहीं हारना और अपने उसको करने की, वो उनके साथ थ्रू आउट रहा है। फिर हिंदू मुस्लिम यूनिटी की जो जंग जिसके लिए वो काम करते रहे, वो भी मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त उनका एक फेज है, कि जहां उन्होंने चैलेंज कबूल किया और लखनऊ पैक्ट साइन कराना, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, एक अचीवमेंट है। और इसी तरह से अगले दोनों फेजेस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उन्होंने किस तरीके से चैलेंज कबूल किया और किस तरीके से उसको वो किया। फिर जिन्ना वाज अ कीन ऑर्गेनाइजर, कभी भी वो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते थे चीजों को, वो पहले प्लानिंग किया करते थे, दूर तक सोचा करते थे, चीजों अपना होमवर्क कंप्लीट करते थे और उसके बाद वो चीजों को लॉन्च किया करते थे। इसकी मैं सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो ये है कि जब उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड करनी थी वापस आने के बाद, वो उस वक्त तक नहीं की जब तक कि मुस्लिम लीग को ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज करने में वो कामयाब नहीं हो सके। पहले उन्होंने मुस्लिम लीग को इंटरनली ऑर्गेनाइज किया, और जब मुस्लिम लीग इस काबिल हो गई कि वो कर सके, तो फिर उन्होंने सिर्फ उस वक्त पर जाकर पाकिस्तान को, तो प्लानिंग और वो सारी चीजें उनकी पहले से मौजूद थी। उसके बाद एक और वो सेल्फ वो सेल्फ रिस्पेक्ट पर, नेशन की रिस्पेक्ट पर ही नेवर कॉम्प्रोमाइज। आई मीन मैं इस चीज का, इंडिया के साथ वो बहुत अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते थे, इंडिया के साथ वो दोस्ती करना चाहते थे, वो चाहते थे कि पाकिस्तान और इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहें, बट वो हमेशा ये कहते थे कि दैट शुड बी डन, दैट इंडिया शुड शेड इट्स सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड ट्रीट पाकिस्तान ऑन इक्वल बेसिस। इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स से पाकिस्तान को पैसे की जरूरत थी, उन्होंने लोन मांगा था, सितंबर 1947 में लोन मांगा था उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स से, मीर लाइक अली को भेजा था। लेकिन अक्टूबर में जब पैलेस्टाइन का इशू आया यूनाइटेड नेशंस में, तो पाकिस्तान ने, इसलिए नहीं कि हमने इंडिया से लोन, अमेरिका से लोन लेना है तो हम उनका साथ दें, पाकिस्तान ना सिर्फ उन चंद ममालिक में से था जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को अपोज किया यूनाइटेड नेशंस में पैलेस्टाइन के इशू पर, बल्कि पाकिस्तान ने एक्चुअली उन 13 ममालिक को लीडरशिप प्रोवाइड की। जफरुल्लाह खान जो थे वो बुनियादी तौर पर मेन इंस्ट्रूमेंटल थे उस सारे लोगों पे जिन्होंने पैलेस्टाइन का केस प्लीड किया वहां पर। फिर जिना की जो अगली चीज है, मुझे लगता है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, और उन्होंने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में रहते हुए ऑपरेट करने की कोशिश की है। और आप उनके बहुत सारे डिसीजन से डिसएग्री कर सकते हैं, इवन आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल, जिस तरीके से उन्होंने एनडब्ल्यूएफपी की गवर्नमेंट डिसमिस की, मतलब मैं खुद समझता हूं कि वो पॉलिटिकली जिना की पार्ट पर एक गलती थी, बट मैं ये समझता हूं कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो उन्होंने विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स रहते हुए किया। आप प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन जो उस वक्त मौजूद था, उसकी क्लॉज 51 सब क्लॉज 5 पार्ट 3 चैप्टर 3 जाकर देख लें, और वहां क्लियरली लिखा हुआ है कि गवर्नर जनरल के पास वो पावर्स थी कि वो ये कर सकता था। सो इट इज नॉट के उन्होंने जो किया वो पॉलिटिकली करेक्ट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली वो चीजें करेक्ट थी। उन्होंने हमेशा कोशिश ये की कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में रहते हुए ऑपरेट करें। और जो बहुत बड़ा एक एतराज होता है कि जिन्ना कभी जेल नहीं गया, तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि जिन्ना जेल इसलिए नहीं गया कि जिन्ना ने कभी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स या लीगल लिमिट्स को भी इवन या जो लॉ है उसको कभी भी वायलेट नहीं किया। और आखिरी चीज जो मैं उनके बारे में कहता हूँ, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू लोगों में पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद पाकिस्तान का केस उन्होंने प्लीड किया। 1946 के इंतखाबात इसका मुंह बोलता सबूत है। 87% जो प्रोविंशियल सीट्स थी तमाम प्रोविंसेस में मिलाकर वो मुस्लिम लीग ने जीती, और 30% सीट्स जो थी, जो 30 आउट ऑफ 30 यानी दैट इज 100% सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स जो हैं वो मुस्लिम लीग जीती। और जिन मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में जिन्होंने पाकिस्तान बनाना था,
उनमें उनकी पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। मेरे पास अगर टाइम होता तो मैं आपके साथ एक एक फैक्ट डिस्कस करता कि किस तरीके से मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि लोगों का आम ख्याल ये है कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में हमारी मुस्लिम लीग की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। एनडब्ल्यूएफपी की मिसाल देते हैं, पंजाब की मिसाल देते हैं, लेकिन मुस्लिम रिजर्व सीट्स पर इन तमाम प्रोविंसेस में मुस्लिम लीग की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, जिसकी बेसिस पर उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड की। अब मेरा 5 मिनट का एक्सटेंडेड टाइम भी खत्म हो गया है, तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर बिल्कुल रुकता हूँ और आगे इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर्स में चीज़ों को लेकर चलने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और बड़ी कैलकुलेशन है आपकी। कंप्यूटर ने भी उसी वक्त बीप दी है जब आपने उसको कंक्लूड कर लिया। सर आपका क्या बात। टाइमर चल रहा था, मैं उसको देख रहा था साथ साथ, इसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं है, आपके उस पर टाइमर चल रहा था जिसको मैंने देखा। ठीक जी। ठीक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो चलते हैं अपने बाकी दोस्तों की तरफ। मेरा ख्याल है सरगोदा की तरफ पहले चलते हैं। इब्रार जहूर साहब जी। इब्रार साहब आपके पास 5 मिनट है, और जो आप बाकी ले सकें बीप के बावजूद वो आपकी अपनी हिम्मत है। तो ठीक है, ओवर टू यू इब्रार साहब। इब्रार साहब अनम्यूट करें। जी, थैंक यू वेरी मच शायद अनवर साहब। और डॉक्टर फारूक डार साहब, बड़ा अच्छा लगा आपको सुन के। मैं इस साहब की बात से एग्री करता हूँ कि जिन्ना पे जो ज़्यादातर काम हुआ है पाकिस्तान में वो है जियोग्राफिकल, उसको कह सकते हैं। और जिन्ना पे लिखी गई बायोग्राफीज बहुत कम है। और आपकी जो किताब अभी मेरे सामने ही पड़ी हुई है, जिनात पाकिस्तान फॉर्मेशन एंड चैलेंजेस ऑफ स्टेट, आपने उसका जिक्र भी किया। ये बायोग्राफी वाली कैटेगरी में फॉल करती है, मैं इससे एग्री करता हूँ। आपकी ही गुफ्तगू से मैं दो सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ सर। एक तो ये कि आपने जिक्र किया कि बीइंग ए सोशल साइंटिस्ट ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में ना देखें, और जो ग्रे एरिया एग्जिस्ट करता है, और शायद जब हम दुनिया का ऑपरेशनल एस्पेक्ट देखते हैं किसी भी हवाले से, तो उसमें ग्रे एरिया शायद ज़्यादा है एज कंपेयर टू ब्लैक और वाइट। लेकिन उसी आपका जो ये पॉइंट है, उसी हवाले से अगर हम देखें तो जिन्ना ने जब हिंदू और मुस्लिम की बात की है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स, और ये कि भाई हिंदू और मुसलमान कभी इकट्ठे नहीं रह सकते, क्या ये वही ब्लैक एंड वाइट वाली बात नहीं है? एक तो ये मेरा सवाल है, मैं चाहूंगा कि आपका इस पे क्या रिस्पॉन्स है। सेकेंडली सर, आपने बात की कि जिन्ना ने टेरिटोरियल नेशनलिज्म को चैलेंज किया। अ, ये बात ठीक है कि उस वक्त यूरोप में और ये जो डी कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस था, स्पेशली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, उसमें नेशनलिज्म की मूवमेंट्स उन तमाम कॉलोनाइज्ड एरियाज में चल रही थी। अ, लेकिन जिसको सर आप कह रहे हैं कि ये टेरिटोरियल नेशनलिज्म को जिन्ना ने चैलेंज किया और उसकी जगह पे मुस्लिम नेशनलिज्म को जिन्ना ने इंस्ट्रूमेंटलाइज किया टू क्रिएट पाकिस्तान, क्या ये भी टेरिटोरियल नेशनलिज्म ही नहीं था? कि फॉर एग्जांपल देखें, विद इन इंडिया एक अलग से स्टेट की जब आप फॉर्मेशन की बात करते हैं, और वो स्टेट कहाँ पे बननी थी? मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में। तो अगर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में वो स्टेट बननी थी, तो फर्क तो सिर्फ फिर यही रहा ना कि दूसरे रीजन्स में लैंग्वेज को यूज किया गया नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए, या उसकी बेसिस के ऊपर सेपरेट कंट्री की क्रिएशन के लिए, जबकि यहाँ पे लैंग्वेज को यूज नहीं किया गया, रिलीजन को यूज किया गया, लेकिन था तो ये भी टेरिटोरियल नेशनलिज्म ही। तो ये सर मेरे दो सवालात हैं जिस पे मैं आपका कमेंट्स चाहूंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, फारूक साहब एक बताइएगा कि वैसे तो हमने ये सोचा था कि एंड पे आप रिस्पॉन्ड कर देंगे। अगर आप अभी करना चाहें, कन्वीनियंट आपके लिए ये ज्यादा हो, तो आप अभी रिस्पॉन्ड कर लें और फिर हम अगले जो पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ चलेंगे।
जैसे आप मुनासिब समझें, आप जिस नहीं, तरह से। जैसे आपके लिए कन्वीनियंट है, मतलब अगर मैं अभी कर लेता हूँ, फिर एक एक करके करता जाते हैं तो ज्यादा मुनासिब है। थैंक यू भट्टी साहब। भट्टी साहब, इस तरीके से है कि जो पहला पॉइंट आप कह रहे हैं कि मुझे भी ये लगता है कि जिना से थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हुई कि उन्होंने हिंदू को जो है ना, वो मुसलमान और हिंदू के डिवाइड को वो रखा, और अपनी तकरीरों में स्पेशली 22 मार्च 1940 की तकरीर और उसके बाद की तकरीरों में इस चीज का जिक्र किया। लेकिन ये शायद जो वो कहना चाहते थे वो ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सके। मुझे वो कम्युनिकेट, आई मीन व्हाट आई फील इज कि अगर उनकी प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो पाकिस्तान के अंदर जो बाकी कम्युनिटीज थी, जो जिन बाकी कम्युनिटीज के लोगों ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया, जिसमें के सब कास्ट हिंदूज बहुत ज्यादा मौजूद थे, और वो थ्रू आउट उनके साथ एड्रेस भी करते रहे, उन लोगों के साथ मिलते भी रहे, उनको शामिल भी करते रहे, और मंडल को इंटरम गवर्नमेंट में शामिल करना बुनियादी तौर पर उस ब्लैक एंड व्हाइट को ग्रे में डालने वाला प्रैक्टिकल सबूत था। लेकिन जो अल्फाज का चुनाव है वो मेरे ख्याल से मैं आपके साथ एग्री करता हूं, थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। अ, बाकी जहां तक टेरिटोरियल नेशनलिज्म वाला ताल्लुक है, यस, ये एक नेशन स्टेट है जो पाकिस्तान उन्होंने बनाई, और वो उसी पैटर्न पर सारा कुछ हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि टेरिटोरियल नेशनलिज्म के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो वेस्ट ने दिए थे, वो पीपल लिविंग इन द सेम टेरिटरी, स्पीकिंग सेम लैंग्वेज, हैविंग सेम कल्चर, वो एथनिक ग्रुप, बिलोंगिंग टू सेम एथनिक ग्रुप, सेम हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, वो जो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ना, वो मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान की क्रिएशन में उस तरीके से शामिल नहीं हुए। टेरिटरी जो कि एक बुनियादी चीज थी, 1500 किलोमीटर का फासला रखना, वो उस पूरे के पूरे जो कॉन्सेप्ट, प्रिवेलिंग कॉन्सेप्ट था, उसको बहुत बड़ा चैलेंज था। नाकाम हुए हम, वो एक अलहदा सवाल है और उस पर एक अलहदा नशस्त में डिबेट हो सकती है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो उस वक्त उस कॉन्सेप्ट को चैलेंज जरूर किया गया था, इस सारे। और वो जो बेसिकली था ना, जो जो टेरिटोरियल नेशनलिज्म को अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में लूं, जितना फ्रांस फॉर फ्रेंच था, जर्मनी फॉर जर्मन्स था, तो इंडिया फॉर इंडियंस के पर्सपेक्टिव में आता है। उस चीज को चैलेंज कर कर, और नेशन विद इन नेशन जो है वो जो बात करने की, कि वो मेजॉरिटी माइनॉरिटी के कॉन्सेप्ट को चैलेंज करने की, तो वो उस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मैं समझता हूं कि उस चीज को चैलेंज किया। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर। तो डॉक्टर आहत आप की तरफ आते हैं, तो आप कीजिए बात, सवाल, कमेंट, एनीथिंग, डॉक्टर आहत। बहुत शुक्रिया। सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सो मच सर, एक कॉम्प्रिहेंसिव सी गुफ्तगू के लिए। कायदे आज़म के बारे में बात करना, सुनना हमेशा बहुत खूबसूरत लगता है। दो तीन चीज़ें, एक तो खैर आपने बात की भी कि जी कुछ PhDs हुई हैं कायदे आज़म पे, तो ये कॉन्सेप्ट गलत है कि कायदे आज़म पे रिसर्च नहीं हो सकती। लेकिन दो बातें हैं जो समहाउ सुनने पढ़ने को मिली, और पिछले कुछ दिनों में ये सवाल बहुत गूंजा है कि जी कायदे आज़म पे रिसर्च नहीं हो सकती। उसकी शायद एक बुनियादी वजह जो मुझे समझ आई है वो ये है कि हमने कायदे आज़म पे रिसर्च की नहीं। कहानी बना दी, उनको लेजेंड बना दिया, उनकी तारीफ में कसीदे तो लिख दिए, लेकिन रिसर्च करके बात की नहीं, और अगर किसी ने की तो वो हाईलाइट नहीं हुई। तो समहाउ शायद अब हमें कायदे आज़म पे जो हुई भी रिसर्चेज हैं, एक तरफ उन्हें हाईलाइट करने की जरूरत है, और दूसरी शायद इस मोटिवेशन की भी जरूरत है कि लोगों को फर्दर इस पे काम करने की जरूरत है। सवालात मेरे दो तीन हैं। आई होप कि थोड़ी सी शायद आपकी आज की गुफ्तगू से जरा से आगे पीछे भी हों, लेकिन वो है कायदे आज़म के बारे में, कायदे आज़म की शख्सियत के बारे में। सर, एक तो मेरा सवाल ये है कि हम हमेशा जब बात करते हैं तो हम कायदे आज़म की 11 अगस्त वाली स्पीच को हाईलाइट करते हैं। हम कायदे आज़म की 14 अगस्त वाली नेशनल असेंबली के अंदर की गई स्पीच का हवाला ही नहीं देते। हालांकि जो मैंने वो दोनों स्पीचेस पढ़ी तो मुझे बड़ा डिफरेंट लगा। 11 अगस्त को कायदे आज़म एक मसलहत के तहत एक और अंदाज में बात करते नजर आते हैं, और 14 अगस्त को एक फतह के बाद एक मुल्क के गवर्नर जनरल की हैसियत से एक और टोन में, एक और अंदाज में बात करते नजर आते हैं। समहाउ मुझे ये लगता है कि इस चीज को हाईलाइट करने की जरूरत है,
और इस डिफरेंस को आपसे बेहतर शायद कोई हाईलाइट ना कर पाए। तो एक मेरा ये सवाल था। दूसरा सर एक सवाल है जो कंपैरेटिवली क्रिटिकल भी है और सोचने लायक भी है, और जो आपने कहा कि जी जो गुलाम मोहम्मद अयूब खान और सिकंदर मिर्जा का ट्राइका बना है, प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई। तो सवाल मेरा ये है कि कायदे आजम एज गवर्नर जनरल शुरू के 8 महीने ही वॉज कंपैरेटिवली एक्टिव, लेकिन जो उनकी जिंदगी के आखिरी 4 महीने थे, ही वॉज गवर्नर जनरल, लेकिन apparently ही वॉज इनएक्टिव। हम सारे स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री भी इवन कई दफा ये सोचते हैं कि तब व्हाट्सएप नहीं था, तब फेसबुक नहीं था, जनरली ईमेल भी नहीं थी। तो एज गवर्नर जनरल वो किस तरह से मैसेजेस, किस तरह से कम्युनिकेशन, और वो क्या सिस्टम था जिसके तहत हमारी स्टेट गवर्न होती रही वो 4 महीने। और एक और सवाल जिस पे कायदे आज़म पे शदीद क्रिटिसिज्म होता है, आपने थोड़ा उसका जवाब दिया भी कि जी कॉन्स्टिट्यूशनली वो फैसला करेक्ट था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट होने के बावजूद भी क्या वो अनडेमोक्रेटिक नहीं था? और अगर वो अनडेमोक्रेटिक था तो हम उसको कैसे लेके चल सकते हैं? और फिर इसके साथ साथ जो बांग्लादेश में कायदे आज़म की स्पीच थी जिसमें उन्होंने कह दिया कि एक ही नेशनल लैंग्वेज होगी, समहाउ वो भी एक बड़ा क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट वाले डब्बे में रहते हुए एक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट थी, जिसने शायद फेडरलिज्म की बुनियाद को वहीं से थोड़ा सा हिला दिया था। तो ये वो सारे सवाल हैं जिन पे हमें सेरे हासिल गुफ्तगू करके ऐसे जवाबों की जरूरत है कि हमारी यूथ कायदे आज़म पे बिलीव कर सके। अदरवाइज ये लगता है कि जमहूरियत की बुनियाद भी वहां से हिल गई, समहाउ एडमिनिस्ट्रेशन में गैप भी वहां से आ गया, और वो गैप था जो फिर इन लोगों ने फिल किया। तो सर ये वो सवाल हैं जो आप अगर उनके जवाब देंगे तो मेरा ख्याल है कि ये हम सबके लिए जरा एनलाइटनिंग हो जाए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर राहत, आपने बड़े अच्छे सवाल रेज किए, लेकिन मैं फिर शाहिद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे कोई 4 घंटे और दे दें इन 4 सवालों के जवाब देने के लिए, क्योंकि बहरहाल मैं मुख्तसरन इनके जवाब देने की जी कोशिश करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ 11 अगस्त और 14 अगस्त की तकरीरों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों एक ही पैटर्न पर एक ही बात की जा रही है। जिन्ना बुनियादी तौर पर माइनॉरिटी के राइट्स की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जब सीज टू बी मुस्लिम्स एंड सीज टू बी हिंदूज का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उनका बुनियादी मकसद ये है कि हम इक्वल सिटीजन्स ऑफ द स्टेट होकर ऑपरेट करेंगे। 14 अगस्त को मैं बिल्कुल यही वो कोई सेकुलर स्टेट की तरफ ले जाने की उस वक्त भी बात नहीं कर रहे हैं। वो सेकुलर स्टेट यस, बट वो जो हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने बना दिया हुआ है कि इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं, वो ये कहते हैं कि जो 14 अगस्त की वो डिबेट कर रहे हैं, उस 14 अगस्त को वो बड़ा क्लियरली ये बात कहते हैं कि वो वही बात कर रहे हैं माइनॉरिटी राइट्स की, लेकिन उसको वो जो रेफरेंस पॉइंट लेकर आ रहे हैं वो चार्टर ऑफ मदीना का लेकर आ रहे हैं। आपने कहा कि मसलिहत के साथ शायद 11 अगस्त को बात की गई। मसलिहत के साथ अगर बात करनी थी तो 14 अगस्त को करनी चाहिए थी, क्योंकि वहां पर माउंटबेटन मौजूद था। वो मैसेज दुनिया को भी दे रहे थे और ब्रिटिश को भी दे रहे थे। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो उन्होंने दोनों बातें एक ही बात की है, लेकिन उसको डिफरेंट अंदाज में बयान किया है। अब जिसको जो चीज सूट कर गई उसने उस चीज को लेकर और ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश कर दी। दूसरी जो आप बात कर रही थी कि आखिरी 4 माह में जिन्ना ने किस तरीके से ऑपरेट किया, मैं आपसे अर्ज करूं कि शुरू में जब वो कोयटा में रहे तो तब तक जून तक फिर भी हालात बेहतर थे, और वो अमल दखल कर रहे थे टेलीफोन के थ्रू। उनका एक राब्ता था कुछ चीज़ों पर। वो कोयटा के अंदर पब्लिक मीटिंग्स वो के बहुत महदूद, लेकिन फिर उनमें भी शामिल हो रहे थे। लेकिन जब वो ज़ियारत चले गए और फिर जब वो मिड अगस्त में 13 अगस्त को टू बी एग्जैक्ट ज़ियारत से वापस कोयटा आ गए, तो उस वक्त में उनकी सेहत इस बात की इजाजत ही नहीं देती थी कि वो स्टेट अफेयर्स में शामिल हो सके। तो वो गवर्नर जनरल जरूर थे, लेकिन वहां पर उनकी वो सारी चीजें, मेरे ख्याल से लास्ट जो मेन काम उन्होंने किया है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इनॉग्रेशन वाला है। और वो भी जिस हालत में जब वहां से फारिग होकर
आए तो वो इतने सख्त थके हुए थे कि उनमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, और कहते हैं कि वो बंदा जो बिल्कुल फॉर्मेलिटीज का वो पजामास के बगैर बिस्तर पे लेटता नहीं था, वो शेरवानी समेत बिस्तर पे और जूते समेत बिस्तर पे लेट गया, और उसके बाद से उनका स्टेट अफेयर्स में कोई ताल्लुक नहीं है। जो 15 अगस्त 1948 का उनका बयान है, मैं इस पर बड़ा डाउट करता हूँ। इस पे मेरे पास कोई पक्की बात तो नहीं है। मेरे ख्याल में उस वक्त वो बयान देने के काबिल नहीं थे, और वो बयान स्टेट की तरफ से दिलवाया गया, वो जिन्ना का अपना दिया हुआ बयान भी नहीं है। ये मेरा गुमान है, जो उनकी हालात थे उसके मुताबिक मैं उसकी बात करता हूँ। जो NWFP वाला केस है, मैं पहली बात तो ये कि जिस तरह मैंने कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है। दूसरी बात ये है कि वो पॉलिटिकली शायद गलत है। जो मैं ये बात पहले कह चुका हूँ, और वहाँ पर जो ज़्यादा बड़ी गलती मुझे लगता है जना से सरजद हुई, वो ये थी कि उन्होंने कयूम खान पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, जिसकी वजह से आने वाले वक्तों में हालात NWFP के ज़्यादा ख़राब हुए। वो लंबी डिबेट, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन क्या है? जस्टिफिकेशन बहुत क्लियर ये है कि ये सारा काम, ये जो गवर्नमेंट थी, इसको डिसमिस कर दिया जाना चाहिए था बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। रेफरेंडम से पहले खुद डॉक्टर खान साहब इस बात को कहते हैं कि अगर हम वो नहीं होता है, इसके खिलाफ वर्डिक्ट आता है जब शुरू में आता है, तो हम इससे करेंगे। फिर जिना आखिरी वक्त तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था, और जिना की जब मुलाकात हुई कनिंगम से 10 को, तो कनिंगम वहाँ कमिट करके गया था कि मैं ये काम उससे पहले कर दूंगा, पाकिस्तान की क्रिएशन से पहले। क्यों? आपको पता है जब रेफरेंडम हुआ था उस वक्त भी जिना की डिमांड यही थी कि NWFP में फ्रेश इलेक्शंस करवाए जाएं, और वो फ्रेश इलेक्शंस की बुनियादी डिमांड की वजह ये थी कि जो NWFP के रिजल्ट्स हैं 1946 के, वो उस तरीके से हमारे यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हुए नजर नहीं आते हैं जो कि वो असल में थे। जो मुस्लिम वोट था वो ज्यादा हासिल किया था मुस्लिम लीग ने। मैं आपको एग्जैक्ट तादाद बता देता हूँ। 1,45,510 वोट हासिल किए थे मुस्लिम लीग ने, और 1,43,571 वोट हासिल किए थे कांग्रेस ने मुस्लिम सीटों पर। और जो मुस्लिम सीटें थी वो 36 थी 50 के हाउस में। इस बात पर कभी भी बहस नहीं होती, और हम इस पे बात ही नहीं करते हैं कि वेटेज के तहत नॉन मुस्लिम जो माइनॉरिटी थी उसको 14 सीट्स दी गई थी NWFP की असेंबली के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा थी। मतलब आप जब एक नया स्टेट क्रिएट होना, और फिर जो रेफरेंडम के रिजल्ट्स आ चुके हुए थे, जहां 51% ऑफ द टोटल इलेक्टरेट ने, टोटल इलेक्टरेट, मैं रजिस्टर्ड वोटर्स की बात कर रहा हूं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने वोट कास्ट किया था, वो वोट पाकिस्तान के हक में पड़ गया हुआ था। तो NWFP की सिचुएशन चेंज हो गई थी। इस बात को ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेहतर तरीके से हैंडल करने की जरूरत थी। बट एनीवेज अगर उन्होंने नहीं किया तो जिन्ना ने शायद उस वक्त की जरूरियात के मुताबिक इस चीज को वो किया है। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि, लेकिन देखिए ना, हमें बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैं 2024 में बैठकर ये बातें कर रहा हूँ, उसने 1947 के कंटेक्स्ट में उन चीजों को सोचना था, तो शायद उन हालात में उनकी सोच का वो। और जहां तक उर्दू जबान का ताल्लुक है, फिर मेरा ये ओपिनियन है कि ये शायद गलती थी, लेकिन फिर मैं 2024 में बैठकर ये कहता हूँ कि ये गलती थी। पाकिस्तान में मल्टीपल नेशनल लैंग्वेजेस आनी चाहिए थी। मैं तो बंगाली के अलावा बाकी भी समझता हूँ कि नेशनल लैंग्वेजेस आ जानी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त जिना की सोच में, जिना के दिमाग से जाकर सोचने की कोशिश करें। वो सेंट्रलाइजेशन की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो बाइंडिंग फोर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। नेशन में जिस तरह मैंने भी कहा, जो टेरिटोरियल नेशनलिज्म के सिंगल एथनिसिटी, सिंगल लैंग्वेज, सिंगल वो उनमें से कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही। इवन टेरिटरी इकट्ठी एग्जिस्ट नहीं कर रही। रिलीजन एक वाहिद बाइंडिंग फोर्स बन रही है। मुझे ये लगता है कि जिन्हें वहां लैंग्वेज को रिलीजन के साथ दूसरी बाइंडिंग फोर्स बनाने की कोशिश करते हैं। और हिस्टोरिकली स्पीकिंग ब्रिटिश पीरियड में उर्दू को सिंबलाइज किया गया हमेशा मुसलमानों की जबान के साथ। तो शायद वो करने की उन हालात में उनकी कोशिश को शायद जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं आपके साथ टोटली एग्री करता हूं कि उस चीज की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी साजिद साहब, साजिद खान साहब, साजिद साहब आप अनम्यूट करें। साजिद साहब। जी जी सर, थैंक यू सो मच शाह साहब।
थैंक यू फरूक साहब। सर, एक तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, ये जो हीरो विलन की कंस्ट्रक्शन है ना हिस्टोरिकल नैरेटिव की, उसके साथ मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूँ कि ये इसने हमें डिस्ट्रॉय किया है, कि हमारा हीरो जो है ना वो तमाम क्वालिटीज वाला है, और फिर हमारा जो सोशल कंस्ट्रक्ट है या जो परसेप्शन है ना, वो हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज से भी शायद बहुत ज्यादा डेवलप हुई हुई चीजें हैं, कि हीरोज पूरी क्वालिटीज को रिटेन करता है, पॉजिटिव वैल्यूज को, और जो विलन है वो तो हिस्ट्री में कोई इस तरह की हीरो विलन की कंस्ट्रक्शन एप्लीकेबल ही नहीं है। जो एक का हीरो है वो दूसरे का विलन प्रेजेंट कर लें आप, लेकिन वो हीरो है, वो भी दूसरे का हीरो है। दूसरा, जो आपने फर्स्ट फेज के बारे में एक कमेंट किया था, उस पर थोड़ा सा मेरा है कि जो लखनऊ पैक्ट है ना, बेसिकली एलीट कॉन्सेंसस है। गांधी को हमें ये क्रेडिट देना चाहिए कि उसने ये जो हिंदू मुस्लिम क्वेश्चन पे मैसेज में कॉन्सेंसस डेवलप किया। तो वो एक एडिशनल, वो जना के ही एक जो पहली स्टेज पे लीड कॉन्सेंसस क्रिएट हो रहा है, उसको वो ट्रांसलेट किया जा रहा है मैस कॉन्सेंसस में, और वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, अगेंस्ट दी ब्रिटिश, वो जो इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट स्ट्रगल थी, उसमें एक बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, एक मेजर रेडिकल शिफ्ट थी। तो उसको भी हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। दूसरी चीज सर, ये जो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान पे क्वेश्चन है ना, ये खासा एक प्रॉब्लम है। पाकिस्तान जब क्रिएट हुआ है, फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड है, और इस वक्त भी हम दो हिस्सों में डिवाइड होके भी फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेट का स्टेचर क्लेम कर रहे हैं, पॉपुलेशन वाइज। टेरिटोरी वाइज भी हम कोई दुनिया की चंद बड़ी नेशंस में से एक हैं। अच्छा, दुनिया की 200 नेशंस में से बहुत सारी, और फिर ये जो नेशनलिज्म का फिनोमिना था, ये भी एक ग्लोबल था, और डीकोलोनाइजेशन भी एक ग्लोबल फिनोमिना था। ये कोई लोकलाइज फिनोमिना नहीं था, ना सिर्फ ये साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में था, ना ही ये कोई एशियन कॉन्टेक्स्ट में था, ये ग्लोबल फिनोमिना था। जैसे वो कॉलोनियलिज्म की वेव आई, तो उसी के उसी के रिएक्शंस में नेशनलिज्म की वेव इमर्ज हुई 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में, और मिड 20th सेंचुरी में आके उसने वो डिकोलोनाइजेशन के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद प्रोसेस इनिशिएट हुआ। अगर हम ग्लोबल मैप पे एक नजर डालेंगे तो 45 से 68 तक वो कोई डजन स्टेट्स हैं जो कि मार्ज हो रही हैं दुनिया के मैप पे। और जहाँ कहीं पे भी मार्जिनलाइज अंडर डेवलप कम्युनिटी है, जो कि एक एग्जिस्टिंग कम्युनिटी के साथ एक उस इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली अगर डिफरेंसेस हैं, गैप है, तो उन्होंने सेपरेटिस्ट कोर्स को ऑप्ट किया है। तो ये मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज ग्लोबली हैं, वो सेपरेटिज्म को ऑप्ट करती हैं, क्योंकि वो समझती है कि जो एडवांस या डेवलप कम्युनिटी है उसके साथ को एग्जिस्ट करेंगे तो वो अपने वो जो उनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक नेचुरल फ्लो ऑफ हिस्ट्री है। उस पे जना ने उस केस में लीडरशिप प्रोवाइड की, क्रेडिट गोज टू जना। गांधी ने इंडियन नेशनलिस्ट साइड पे लीडरशिप प्रोवाइड की, क्रेडिट गोज टू गांधी। लेकिन एक नेचुरल ग्लोबल हिस्टोरिकल प्रोसेस है, जिसने मुख्तलिफ जगहों पे सिचुएशनल लीडरशिप्स क्रिएट की, और उन लीडरशिप्स ने अपने जो टाइम के जो उस वक्त के पॉलिटिकल करंट्स से उनको रिस्पॉन्ड किया हुआ है। तो हमें उसमें भी जब भी हम इस डिबेट को कर रहे होते हैं, तो हमें उस ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को और जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हुई हैं सेंचुरीज में, उनको हमें मेरे ख्याल में कंसीडर करते वक्त हम करेंगे तो हमारा वो बैलेंस पर्सपेक्टिव की तरफ हम जा सकेंगे। और दूसरा, जहाँ जहाँ पे मिस्टेक्स हैं, लेट्स एक्सेप्ट वो हमारे, अगर फाउंडेशन में भी कोई इश्यूज हैं तो उसको भी हम, और जो ये जो वायलेंस है ये किसी ने प्रेडिक्ट नहीं की थी। जो ये जो वायलेंस वाली एपिसोड है अनफॉर्चुनेट है, और जिसको करने वाले हैं वो किसी भी नेशन के हीरो नहीं है। वो चाहे मुस्लिम्स ने कमिट की अगेंस्ट द सिख, या हिंदू और सिखों ने कमिट की अगेंस्ट द मुस्लिम, तो इक्वली कंडेम करना चाहिए। तो मेरे ये कमेंट्स ही हैं फरूक साहब के लिए, क्योंकि फरूक साहब से मैंने बहुत लंबी बातें की हैं, लंबी डिस्कशन की हैं। सवाल तो मुझे जब आता है तो मैंने वैसे भी तंग कर लेता हूँ। तो मेरे इसमें बस ये कमेंट्स ही हैं। अच्छा सब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप इस पे कमेंट करना चाहें साजिद साहब की बात पे, तो फिर क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं बाकी जो मेंबर्स हैं हमारे उनकी तरफ से, वरना फिर जी, मैं क्वेश्चन। अगर ब्रीफली सिर्फ साजिद साहब के जो जी जी।
इन्होंने जो लखनऊ पैक्ट वाली बात की, मैं बिल्कुल मानता हूं कि उस वक्त वो जो लखनऊ पैक्ट था वो एक एलीट का वो फोरम था, लेकिन माइंड यू उस वक्त की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स है वो है ही एलीट तक लिमिटेड, और उस एलीट के अंदर भी डिफरेंसेस चल रहे हैं। जब से मुस्लिम लीग मार्ज़े वजूद में आई है, मुस्लिम लीग इवन ब्रिटिश को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, वो कांग्रेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग में वो फंडामेंटल चेंज लाने की एक इम्पॉर्टेंट वो काम करके, और फिर दोनों के प्लेटफॉर्म से कॉमन डिमांड्स प्रेजेंट करनी, जिसमें कांग्रेस ने कंसीड किया मुसलमानों का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। मेरे ख्याल से इस चीज का क्रेडिट मिलना बहुत जरूरी है। जहां तक दूसरी बात है, वो लंबी डिबेट हो जाएगी। मैं गांधी के साथ बहुत सी चीज़ों में मैं समझता हूँ उनका बहुत अच्छा रहा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट है, इसमें मुझे मेरा ज़ाती तौर पर ये ख्याल है कि इसने लॉन्ग टर्म में हिंदू मुस्लिम यूनिटी को डैमेज किया। वो जो मुस्लिम बेसिकली उस वक्त एक टर्किश इशू या ग्लोबल मुस्लिम इशू को लेकर जो जिस तरीके से चले थे, वो उसके साथ कांग्रेस का मिलना, और फिर उससे बाद में विड्रॉ करना, और 22 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का खत्म हो जाना, और 24 तक खिलाफत मूवमेंट का कंटिन्यू करना। मुझे लगता है कि अगर ये फेज दरमियान में ना आता और वो जो लखनऊ पैक्ट वाला मोमेंटम है वो चलता रहता 20s में भी, तो शायद कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत सारी कंसेशंस इंडिया लेने में कामयाब हो सकता था। बट इसमें लेट्स एग्री टू डिसएग्री ऑन दिस पॉइंट। बहुत शुक्रिया। जी शुमाइला, आप सवाल कीजिए और उसके बाद अब्बास साहब। जी शुमाइला। सर मेरा सवाल थोड़ा पता नहीं डिफरेंट ही ना हो, लेकिन ये एक पिछली हमने डॉक्टर इश्तियाक का हमने अटेंड किया था, एक आपका अटेंड किया है, तो मेरे ज़हन में ये तब भी सवाल आ रहा था, अब भी आ रहा है कि आपने कहा कि हमारा ना रिसर्च का कल्चर ही नहीं है। अगर हम रिसर्च करें तो हम दो चीजें इस्टेब्लिश करेंगे, या तो कायदे आज़म बहुत अच्छे थे और या तो कायदे आज़म अच्छे नहीं थे। सर मेरा अब सवाल ये है कि मैं तो आज के प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ और आज की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है उससे सफर कर रही हूँ। तो जो अगर फर्ज करें रिसर्च करने के बाद या आप लोगों ने जो की है, जो बाकी हिस्टोरियंस ने की है, उसका कोई असर है हमारे आज के ऊपर? मतलब अच्छे हैं या नहीं अच्छे थे, उसका मतलब हमारे हमारे आज पे क्या उसकी पॉजिटिविटी या कोई नेगेटिविटी असरअंदाज हो सकती है? देखिए, हमारे यहाँ पर ये बहुत आम बात की जाती है कि रिसर्चर्स को, स्कॉलर्स को स्पेस नहीं प्रोवाइड की जा रही है पॉलिसी मेकिंग में। मैं इस बात के साथ टोटली एग्री करता हूँ कि ये एक गैप है। दुनिया में थिंक टैंक्स ऑपरेट करते हैं, दुनिया में स्कॉलर्स की जो फाइंडिंग्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है पॉलिसी मेकिंग में। तो यस, हमारा पॉलिसी मेकर शायद सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर एकेडमिक्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं, तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश ये है कि इसमें हमें भी ब्लेम लेने की ज़रूरत है। हमें भी जो है ना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। हमने अनफॉर्चुनेटली उस किस्म का काम भी नहीं किया है। हम में से मेजॉरिटी जब भी रिसर्च करने के लिए जाती है तो एजेंडा ड्रिवन रिसर्च करने, सोशल साइंटिस्ट की बात कर रहा हूं मैं ज्यादा, हम एजेंडा ड्रिवन रिसर्च करके आते हैं, करने की कोशिश करते हैं। हम पहले कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, पहले हम उसका रिजल्ट अपने जहन में लेकर आते हैं, और उसके बाद अपने मतलब के फैक्ट्स लेकर उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये टू वे ट्रैफिक है। हमें रिसर्चर्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है, हमें बेहतर काम करने की जरूरत है, और जब हम इस काबिल हो जाएं और बेहतर काम करने लग पड़ें तो हमें मजीद प्रेशर क्रिएट करने की जरूरत है फिर पॉलिसी मेकर्स पर कि वो हमारी उस रिसर्च को पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट करें। आज अगर ये कौम इतनी तनज़ली का शिकार हुई है तो उसकी वन ऑफ द बेसिक रीजन ये है कि इस सारी पॉलिसी मेकिंग के पीछे रिसर्च शामिल ही नहीं। ठीक। जी नेक्स्ट डॉक्टर इरम। अच्छा अब्बास साहब का पहले मैंने बोला था, अब्बास साहब वेट कर। जी अब्बास और फिर डॉक्टर इरम। सर मेरा
डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन ये है कि ये जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद होते हैं दोनों, क्योंकि कायद आज़म साहब के बारे में ये कहा जाता है कि बड़ी विजनरी वो लीडर थे, तो फौरन जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो जितनी भी ज़मीनें होती हैं वडेरों के पास वो कोमियाने में ले ली जाती हैं, और एक मखसूस लिमिटेड जो ज़मीन है ना वो लोगों के ख़ानदान के पास रहने दी जाती है। जबकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक तो मुस्लिम लीग के अंदर उस वक्त शामिली बहुत बड़े बड़े वडेरे लैंडलॉर्ड हुए थे और नेक्स्ट जब पाकिस्तान का क्याम हो जाता है तो इस इशू पे बिल्कुल कोई काम नहीं किया जाता, और टिल नाउ जो है वी आर इन द हैंड्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स। तो इस पे कायद आज़म साहब का विजन जो है वो उसने इसको क्यों नहीं फोर्सी किया कि ये जो ज़मीनें थी जो गोरों ने लोगों को अलाट की हुई थी वो क्यों नहीं कमियाने में ले ली गई, और ये फ्यूडलिज्म था इसको क्यों नहीं रूट आउट जो है ना वो किया गया, इसके पे ज़रा अपनी राय दे दें। थैंक यू। जी थैंक यू अब्बास साहब। अब्बास साहब, इस तरह से है कि पहली बात की थोड़ा सा मिसकंसेप्शन को दूर करने की ज़रूरत है कि ये हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा ख्याल है कि ये फ्यूडल्स ने वो ड्राइविंग फोर्स थी बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। मैं इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मुझे ये लगता है कि मुस्लिम लीग 1906 में जब बनी थी तो वो एलीट की पार्टी थी, वो सिर्फ ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व पार्टी थी और उसको एलीट लेकर चल रही थी। लेकिन जब एलीट उसको डोमिनेट कर रही थी तो उन्होंने कभी भी पाकिस्तान या सेपरेट स्टेट की बात नहीं की। 1934 में जब या 35 में जब जिन्ना वापस आते हैं सेल्फ एग्जाइल से, तो वापस आने के बाद वो जो पहला काम करते हैं वो मुस्लिम लीग को ग्रास रूट लेवल पर ले जाने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम लीग को एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देते हैं और इस एलीट के हाथ से वो पार्टी ऐसा निकलती है। और अगर आप देखें जो लाहौर सेशन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, जहां पाकिस्तान की डिमांड प्रेजेंट की जा रही है, वहां अवाम की प्रेजेंस मौजूद है, यानी कि वो मैसेज की सपोर्ट के साथ पाकिस्तान की को प्रेजेंट कर रहे हैं। सिर्फ हम पंजाब की एग्जाम्पल लेकर देखें तो ये जो फ्यूडल है, जिस वक्त जिन्ना पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो फ्यूडल जो है वो तो यूनियनिस्ट पार्टी के साथ बैठा हुआ है। फ्यूडल ने मुस्लिम लीग ज्वाइन करनी शुरू की है 43-44 में जाकर, और 43-44 में तो मतलब ये कि ये फ्यूडल्स ने पाकिस्तान की बात नहीं की थी, बट जब पाकिस्तान की बात एक उसमें चल पड़ी थी तो उसके बाद फ्यूडल्स को ये समझ आई कि हमारा सर्वाइवल इसके साथ है, तो लिहाजा उन्होंने फिर पाकिस्तान की मूवमेंट को ज्वाइन करने की बात की। तो पहला जो बेस है उस पर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की जरूरत है। दूसरी बात ये कि जिन्होंने उस वक्त इन चीजों की बात क्यों नहीं की, प्लीज, उस वक्त जो प्रॉब्लम्स हैं वो सर्वाइवल के प्रॉब्लम्स हैं। आप अगर गौर करें तो जो राइट्स हैं वो तकरीबन अक्टूबर नवंबर तक चलते हैं। कम्युनल राइट्स की बात कर रहा हूं, जिनको डील करने के लिए जिन्ना और पूरी पाकिस्तान की कैबिनेट लाहौर शिफ्ट हो जाती है। यानी कि उस वक्त हम ये सोचना कि फ्यूचर प्लान करने और उनको चीजों को लेकर चलने की को क्या है, वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज होती। उस वक्त हम जो बेसिक जो सर पर गिरी हुई इमिग्रेंट्स का जो प्रॉब्लम था, जो माइग्रेशन की वजह से जो हमारे पास आया है, वो उनकी रिहैबिलिटेशन, एक ऐसा जो कैंप्स में लोग बैठे हुए थे उनको सेटल डाउन करना, उन चीजों की तरफ इतनी ज्यादा तवज्जो थी। लेकिन मैं वैसे आपको बताऊं कि शुरू के दिनों में जो 3 बेसिक कॉन्फ्रेंसेस बुलाई गई हैं जिनमें के काम किया गया, उनमें से एक कॉन्फ्रेंस एजुकेशन पर थी, ये जो नवंबर 1947 में ही कॉल कर ली थी जना ने। उसके अलावा एक एग्रीकल्चर पर थी और एक इंडस्ट्रीज पर थी। तो इन चीजों की तरफ काम करने की बुनियाद रखने की हमें ये भी तो सोचना है कि जिना को मोहलत कितनी मिल रही है। उसको 8 महीने मिल रहे हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, अप्रैल तक। अप्रैल के एंड में जिना बीमार हो जाते हैं और उससे पहले भी अक्टूबर का महीना भी जिना बेड रिडन रहते हैं। तो इस छोटे से अरसे के दौरान जो उस वक्त की जो आग लगी हुई थी उसको बुझाना, मैं समझता हूं ज्यादा उस पर एम्फोसिस किया गया। मैं इस बात पे ये नहीं कह सकता हूँ, क्लेम कर सकता हूँ कि अगर जिना ज्यादा लंबा रहते तो यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स ले आते, क्योंकि अगर मगर की गुंजाइश हिस्ट्री में नहीं होती। लेकिन उस वक्त इन चीजों पर क्यों तवज्जो नहीं दी गई उसका मेरे ख्याल से मैंने जिक्र कर दिया। ठीक, बहुत शुक्रिया सर। जी डॉक्टर इरम। जी डॉक्टर।
डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब, शाह साहब और डॉक्टर। मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही। सर साहब मैं ये पूछना चाह रही हूँ, एक तो आपकी जो 51 वाली बात थी ट्राइका जब फॉर्म हो के कॉन्टेक्स्ट में, और डॉक्टर राहत ने जो बात की थी 4 इयर्स जो इनएक्टिवनेस के 4 इयर्स थे कायदे-आज़म के। तो सर हम ये जो आखिरी जो महीने हैं हम इसमें देखते हैं कि कायदे-आज़म जो है वो सिर्फ ज़ियारत में सिर्फ 2-3 लोगों के साथ हैं। एक उनका डॉक्टर था क्या इलाही बख्श, एक उनका एडीसी था और फातिमा जीना थी। तो सर क्या मुझे ऐसा लगता है कि सर क्या ऐसा नहीं है कि जो मिलिट्री का जो टेक ओवर है वो उसी वक्त ही स्टार्ट हो गया था? क्योंकि देखते हैं जब मीर लायक अली मिलने आए, कर्नल लाही बख्श ने अपनी किताब में लिखा कायदे-आज़म के आखिरी अय्याम में, तो उन्होंने उसको मिलने नहीं दिया था कायदे-आज़म को। उसी तरह लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का आया था तो वो भी इंतजार करके चले गए और उन्होंने मिलने नहीं दिया था, ये बहाना बना करके कायदे-आज़म की तबीयत ठीक की है। तो एक डॉक्टर, एक एडीसी की इतनी पावर हो सकती है कि वो प्राइम मिनिस्टर को या मीर लायक अली को ना मिलने दे गवर्नर जनरल से? अच्छा, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जी जिन्ना की सेहत वाकई इस काबिल नहीं थी। आप अपने इर्द गिर्द अपने बुजुर्गों को कहीं देखें जो बीमारी की हालत में होते हैं, तो हम कई दफ़ा अपने घर आए हुए मेहमानों को उनसे मिलने नहीं देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिन्ना की सेहत कोई आज से ख़राब होनी शुरू नहीं हुई थी। 1931 में जब ये इंग्लैंड में थे तो उनका स्टमक अपसेट रहना शुरू हुआ था, और फिर वो जर्मन डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया था कि स्टमक का नहीं, लंग्स का प्रॉब्लम है। और आखिरी हालात में तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ जिना ही था जिसमें इतनी हिम्मत थी कि वो अपनी बीमारी से लड़कर और इतने उस तरह ये सारे काम करते रहे। मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन ये लेकर आए हैं, 13 अगस्त की मैं आपको बात बताता हूँ 1948 को, जिस दिन ये लेकर आए हैं जिन्ना को ज़ियारत से वापस कोयटा। हमारे यहाँ पर तो आम तासुर ये है कि वो आखिरी वक्त तक ज़ियारत में थे। 13 अगस्त को उन्हें ज़ियारत से वापस कोयटा लाया गया था, और जब शिफ्ट किया गया था तो इस बात का यकीन नहीं था कि वो जिंदा हालत में कोयटा पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। और क्योंकि जो कोयटा जो ज़ियारत का एल्टीट्यूड था उस पर उनके लिए सांस लेना तकरीबन नामुमकिन होता चला जा रहा था, और रास्ते का जो जो मुश्किल रास्ता था वो तय करना उनके लिए मुश्किल काम था। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में हमने कॉन्स्पिरेसीज का भी बहुत ज़्यादा वो है कि वो सब कुछ, मुझे लगता है कि जिन्ना के ज़माने में शायद फौज को वो जगह नहीं मिल सकी जो उनकी अल्टीमेट डिज़ायर थी। ये मेरा ख्याल है। बहरहाल ठीक, बिल्कुल जी। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल अभी बाकियों की तरफ से नहीं है तो मैं सवाल करता हूँ। एक आपने एक ऑब्जर्वेशन दी होमवर्क और पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। अच्छा, मैं चूंकि मतलब बतौर पॉलिटिकल साइंटिस्ट मैंने ज्यादा पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है उनको ही पढ़ा है। एक तो हंटिंगटन का जो कंपैरिजन है इंडिया पाकिस्तान का, तो वो जो जब कहते हैं ना कि अभी इंडिया जो है वो काइंड ऑफ एक प्रोसीजरल डेमोक्रेसी बन गया, पाकिस्तान नहीं बना, उसमें जो एक फैक्टर जो वेरिएबल मोस्ट रेलेवेंट है वो ये है कि कांग्रेस वर्सेस मुस्लिम लीग का जो कंपैरिजन। एक बात, दूसरी बात ये है कि असली साहब हमारे टीचर थे और उनको हम सुनते और पढ़ते अभी भी रहते हैं, तो वो अक्सर ये कहते थे कि यार देखिए बात ये है कि पाकिस्तान मूवमेंट जो है ना वो, ये मुस्लिम लीग जो थी ना ये मूवमेंट को स्पीयर हेड कर, प्रॉब्लम ये हुआ कि अपना गोल अचीव करने के बाद उसको ट्रांजिशन करनी थी पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी के, जिसमें वो कामयाब उतनी नहीं हुई। अच्छा, दो तो ये उस हवाले से ऑब्जर्वेशन है। और तीसरी जो बहुत फ्रीक्वेंटली थीम हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में कि मुस्लिम लीग जो थी वो एक एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वही बात उसमें वही पॉइंट है लेकिन विद एम्फेसिस कि उसमें वो नहीं थी। वो एक मूवमेंट थी, पॉपुलर थी, एक वेव थी, लेकिन ये प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो जो ट्रांजिशन थी और वो जो जो हमने एक मीडिएशन करनी थी पार्टी ने स्टेट सोसाइटी के दरमियान, वो नहीं हो सकी।
तो इसमें जरा काइंडली आप कमेंट कीजिए, और मेरा ख्याल है डॉक्टर इरम अगर दोबारा शायद कोई सवाल उनका रिफ्रेश आ रहा है तो फिर हम दोबारा उसकी तरफ जाएंगे। आप थोड़ा सा इस पे कहो। जी शाहिद साहब, इस तरीके से है कि इसमें कोई दो ओपिनियंस नहीं है कि कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने एक मूवमेंट चलाई, और मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पर इमर्ज की। देखिए, कांग्रेस को एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, पहले 20 साल तकरीबन कांग्रेस भी बहुत हद तक लॉयलिस्ट रही और वो जो फर्स्ट फेज के साथ चलती रही। लेकिन 1905 के बाद से मैं समझता हूँ कांग्रेस में चेंज आनी शुरू हुई, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद और सूरत स्प्लिट के बाद। तो कांग्रेस पर एक बहुत प्रेशर आ गया, और जब एक्सट्रीमिस्ट वापस आए 1914 में, तो उसके बाद से कांग्रेस एक बाकायदा पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इमर्ज की। फिर उस पार्टी ने कई मूवमेंट्स चलाई, और ये जो फ्रीडम मूवमेंट है ये उन एक मूवमेंट्स का तसलसल है, एक पॉलिटिकल पार्टी ने मूवमेंट चलाई। मुस्लिम लीग ऑन द कंट्ररी 1934-35 तक तो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ एलीट की पार्टी रही और ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रही। उसके बाद मैं जो पॉइंट कहना चाह रहा था, जिन्ना ने वापस आने के बाद इसको पार्टी बनाने की कोशिश की। आप देखें, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स बनाए गए, वर्किंग कमेटी को स्ट्रॉन्ग किया गया, पार्लियामेंट्री बोर्ड्स बनाए गए, विमेन विंग बनाया गया, स्टूडेंट्स विंग बनाए गए, ये सारा कुछ काम शुरू हो गया। और इसकी बुनियाद पर जो ऑर्गन्स बन रहे थे उनकी बुनियाद पर जो है वो लाहौर रेजोल्यूशन तक का सफर हमने तय किया। लेकिन मेरे ख्याल से लाहौर रेजोल्यूशन फिर भी प्रीमेच्योर था, अभी मुस्लिम लीग मुकम्मल तौर पर पार्टी इमर्ज नहीं की थी जिस वक्त लाहौर रेजोल्यूशन प्रेजेंट हो गया, और एकदम से वो पार्टी बनने स्किप करके वो जो पार्टी वाला प्रोसेस है वो डायरेक्टली मूवमेंट के प्रोसेस में आ गई। और मुस्लिम लीग में ये आज तक अनफॉर्चुनेटली ये वो जो मूवमेंट वाले स्टेज से मुस्लिम लीग फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर आप जाकर देखें, मूवमेंट के दौरान तो ये होता है कि अगर कोई आपके ऑब्जेक्टिव से डिसएग्री करे तो वो मेरे ख्याल से आपका ओपोनेंट है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में डिसएग्रीमेंट्स की गुंजाइश होनी चाहिए। वो जो शुरू में ट्रेटर्स और अबू लहब जैसे टाइटल्स देने शुरू कर दिए मुस्लिम लीग ने, वो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो मूवमेंट मोड से बाहर नहीं निकल सके थे। और पाकिस्तान में अगर मुझे थोड़ा सा और आगे जाने दें तो मेरा तो ये ओपिनियन है कि इवन जो बाद में आने वाली पॉलिटिकल पार्टीज जो बनी हमें नजर आती हैं वो भी मूवमेंट मोड से, पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पर एंटी अयूब मूवमेंट से इमर्ज की थी, और वो आज भी उसी मोड के अंदर ही चलने की कोशिश करती है। तहरीक इंसाफ के नाम में तहरीक है, विच इज अ मूवमेंट बेसिकली। तो वो गवर्नमेंट में आने के बाद भी मूवमेंट वो जो है एक मूवमेंट के मोड में ही ऑपरेट करते हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ एक बिल्कुल प्रॉब्लम है। मैं इसके साथ आपके इस एनालिसिस के साथ टोटली एग्री करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपका कोई सवाल था डॉक्टर इरम? डॉक्टर इरम नहीं। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि मैं आपकी जो गुफ्तगू थी ना बड़ी वेल स्ट्रक्चर्ड थी, उसमें जो आपने पहला हिस्सा है ना उसका, जिसमें आपने वो सारे, उसमें मैं एक के साथ खुद भी बड़ा अच्छी तरह रिलेट करता हूँ कि जो हम टेक्स्ट बुक में जब पढ़ते हैं ना जिस अंदाज में, तो जब यूनिवर्सिटी लेवल पे, चूंकि मेरा तो इंटरेस्ट भी था हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, तो एक वो फेज हम पे भी गुजरा जिसमें हम रिएक्शन में आके हर वो चीज जो पहले हमसे छुपाई गई थी, हमें लगा कि उसको बताया नहीं गया या और तरीके से बताया गया, तो रिएक्शन में आके एक फेज में हमने हर उस बात को फैशन के तौर पे कहा कि यार ये बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये हमारे साथ इन्होंने ये किया था। अब हर वो बात ठीक है जो इसका एंटीथीसिस। तो एक तो ये बिल्कुल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और हमारे जो फेलोज थे उनके साथ भी ये इस तरह से। और इस वक्त की जो जिस तरह आपने उसको किया वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था, और बिल्कुल आई एग्री विद। और दूसरा जो जिना की डिफरेंट कैपेसिटी में जो लॉयर के तौर पे, इंडियन नेशनलिस्ट के तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट के तौर पे, ये स्ट्रक्चर भी बड़ा एक मतलब कॉमन सेंसिकल भी है, और एक इस तरह की कम्युनिकेशन में वो एक याद रहने वाली बातें हैं जो बड़ी आसानी से समझ भी आ जाती हैं और याद भी रहती हैं। खासतौर पे इस तरह की हमारे जैसी जो डाइवर्स ऑडियंस है, अगरचे इसमें हिस्टोरियंस जो है वो बड़ा डोमिनेट करते हैं हमारे ग्रुप में, लेकिन इसमें बाकी लोग भी हैं, शुमाइला भी हैं जो एजुकेशन के बैकग्राउंड से हैं, इनका सब्जेक्ट एजुकेशन है, तो उस हवाले से वो बड़ा कम्युनिकेटिव वैल्यू उसकी बहुत अच्छी थी।
और एक तीसरी बात जो है जो जो समहाउ रिलेट करती है पिछली डिस्कशन से भी, बाइनरी की, वो उसमें भी मैंने डॉक्टर साहब से भी पूछा था कि भाई थोड़ा बाइनरी का प्रॉब्लम लगता है, अगर से उन्होंने इत्तेफाक उससे नहीं किया, ठीक है, उनका राइट है। तो ये बात आई स्ट्रांगली एग्री विद यू कि ये जो बाइनरी के प्रॉब्लम्स है ना, ये हमारे कौमी मिजाज के भी शायद मसाइल, कि हम मतलब गांधी जिना की बाइनरी में भी ऐसे ही है कि वो एक्सक्लूसिव बाइनरीज है। इस तरह से बाकी भी इसी तरह से है कि अगर हम कभी, मिसाल के तौर पे आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें, तो कोई भी जो जो बहुत ही दूसरी पोल पे है पॉलिटिकली, तो वो हम यूथ ये कहलाए, पर बगैर जाने के मुझे 100 मतलब मेरे रिजर्वेशन हो सकती हैं। और इसी तरह से अगर कोई दूसरे हवाले से मेरिट की को बात कर दे, तो वो बिल्कुल इमरान खान के जो है ना मुर्शद के खिलाफ एक जो सोच रखने वाला बंदा होगा। शुमाइला बड़ी उनकी वो है, तो अच्छा किया ये बात मैं करना चाह रहा था कि तहरीक इंसाफ के तो नाम में ही तहरीक है, और यही हमारा क्राइसिस। जिना के बारे में भी हम यही पढ़ते रहे कि भी मुस्लिम लीग का बेसिक प्रॉब्लम ये था कि जिना का जो पर्सनल क्रिज्मा था उस पे वो रिलाय करती थी। शुमाइला ने पूछा था लेसन आज के लिए क्या है, तो लेसन आज के लिए ये है कि मेहरबानी करें आप भी अपने लीडर के मुर्शद के क्रिज्मा पे ओवर रिलायंस जो है इसको प्लीज थोड़ा सा खत्म करें, पार्टी को ऑर्गेनाइज करें। पाकिस्तान को जरूरत है, डेमोक्रेसी को जरूरत है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो आइंदा भी मेरा ख्याल है कि हम आपको दावत देंगे। थैंक यू शाहिद साहब, आपने मौका दिया और बहुत से लोगों से बात हुई, लेकिन ये था कि मुझे सिर्फ एक इसमें था कि आपके डिस्कशन तीनों के तीनों जो थे वो मेरे अपने स्टूडेंट्स ही थे अपने, वो तो उनके साथ तो हम रोज ही बात करते हैं, कोई नए लोग भी होते तो शायद ज्यादा मजा हो रहता, अच्छा लेकिन उसमें हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो डॉक्टर नवाल थी कराची से, वो ऐसा करती तो नहीं आमतौर पे, लेकिन डॉक्टर नवाल समहाउ मुझे उनका मैसेज भी नहीं आया, तो वो ज्वाइन नहीं कर सकी, कोई वजह होगी, अब मैं बाद में उनसे पूछूंगा तो क्यों नहीं ज्वाइन सर कर हमारी सकी। ऑडियंस भी आज कम है, आई आज थिंक कुछ गर्मी लगता है बहुत है ना। देखो हाँ, गर्मी के साथ भी है, कुछ ईद की आमद आमद भी है, और ये ईद भी भी है, हमारा यस सर, लोग भी बाहर हैं। मिजाज है, आ रहा है, ईद आ रही है, तो बाद में देखेंगे हम जो भी करेंगे। तो थैंक यू आज सर। थोड़े थे हमारे, तो इस तरह से था, तो लेकिन ये है कि आइंदा भी आपके साथ हम जो है ना वो सेशन कुछ ना कुछ रखेंगे और गुफ्तगू करी रहेगी। जरूर। आपका बहुत शुक्रिया।